यामिनी को इस तरह मन ही मन मुस्कुराता हुआ देख पत्थरभुज बाबा ने कहा, क्या सोचकर खुश हो रही हो यामिनी? जवाब में यामिनी ने पत्थरभुज बाबा से कहा, जब आपको बताऊंगी तो आप भी खुश हो जाएंगे बाबा। ये समझ लीजिए कि जिस बच्ची की आपको तलाश है वो मिल चुकी है। ये सुनते ही पत्थरभुज बाबा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उत्साहित होकर उन्होंने यामिनी से पूछा, तो बताओ यामिनी, जल्दी बताओ, आखिर कौन है वो बच्ची? चेहरे पर मुस्कान लिए यामिनी ने कहा, मैं किसी और की नहीं बल्कि चंद्रकला की बेटी नीति की बात कर रही हूँ। ये सुनते ही पत्थरभुज बाबा चौंक गए। उन्होंने यामिनी को तुच्छ नजरों से देखते हुए कहा, यामिनी, तुम क्या पागल हो गई हो? ऐसी बेवकूफी करने के बारे में सोचना भी मत। लगता है तुम्हें नीति की शक्तियों का अंदेशा नहीं है। इससे पहले कि पत्थरभुज बाबा अपनी बात खत्म कर पाते, यामिनी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन बाबा, आप ही तो कहते हैं कि किसी भी प्रयोग के लिए जितनी पवित्र और शक्तिशाली आत्मा का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रयोग उतना ही सार्थक सिद्ध होता है। और ये तो हमारे लिए अच्छी बात ही है ना कि नीति के अंदर इतनी शक्तियां हैं। सोचिए, अगर नीति और मालती की शक्तियां एक हो गईं तो हमारे अंदर कितनी शक्तियां आ जाएंगी। ये सब सुनकर एक बार के लिए तो पत्थरभुज बाबा के मन में भी लालच जाग गया था, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से समझाते हुए कहा, नहीं नहीं यामिनी, तुम कह बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जोखिम ये है कि नीति चंद्रकला की बेटी है। अगर हमने नीति को गायब किया तो चंद्रकला नीति को ढूंढते हुए जरूर हमें भी ढूंढ लेगी। यामिनी ने जब पत्थरभुज बाबा की इस बात के बारे में ठंडे दिमाग से सोचा तो यामिनी को भी उनकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी। एक लंबी सांस लेते हुए यामिनी ने पत्थरभुज बाबा से कहा, तो ठीक है बाबा, मैं इसके लिए किसी और बच्ची का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर यामिनी वहाँ से चली जाती है और पत्थरभुज बाबा उस बोतल को देखकर खुश होते हुए कहते हैं, इस बेवकूफ यामिनी को अभी भी यही लगता है कि ये सब प्रयोग मैं उसके लिए कर रहा हूँ। अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो मुझ में इतनी शक्तियां हो जाएंगी कि सभी काले साए मेरे गुलाम बन जाएंगे, यहाँ तक कि अंगुना भी। पत्थरभुज बाबा की गुफा में चारों तरफ पत्थरभुज बाबा की हंसी गूंज रही थी और उधर मायापुर में चंद्रकला हवेली पहुंच चुकी थी। लेकिन हवेली के अंदर प्रवेश करने के बाद भी उसे हवेली का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया था। बस हवेली में काम करने वाले कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। जब चंद्रकला को कोई नहीं दिखाई दिया तो रसोई में मौजूद दाई अम्मा को पास बुलाकर चंद्रकला ने पूछा, दाई अम्मा, हवेली में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए सब लोग? जवाब में दाई अम्मा ने कहा, पता नहीं बेटा, मालकिन को तो अभी कुछ देर पहले जीप से जाते हुए कहीं देखा था, लेकिन बाकी के लोगों का पता नहीं। चंद्रकला ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा, और रेशमी, रेशमी कहाँ है? ये सुन दाई अम्मा ने थोड़े चकित होते हुए पूछा, क्या रेशमी अभी तक घर नहीं पहुंची? उसको तो यहाँ से निकले हुए काफी समय हो गया। ये सुन चंद्रकला चौंक गई। उसने घबराते हुए पूछा, ये कैसे हो सकता है दाई अम्मा? अगर रेशमी यहाँ से निकल गई है तो फिर गई कहाँ? और दाई अम्मा, आज रेशमी यहाँ पर आई कब थी? जवाब में दाई अम्मा ने बताया, रोज समय से थोड़ी देरी से ही आई थी। आने के बाद काफी देर तक राघव बाबू के साथ बैठी रही और फिर दोनों मालकिन के कमरे में चले गए। वहां से बाहर निकलकर मुझे कहा कि दाई अम्मा, आज मैं घर जा रही हूँ, जल्दी कल आऊंगी। ये सब सुनकर चंद्रकला ने अपना सिर पकड़ लिया और इसने मन ही मन कहा, इसका मतलब टीले वाले बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इन सब के पीछे यामिनी ही है। राघव और रेशमी ने वो बोतल यामिनी को दे दी और रेशमी उसके बाद घर के लिए निकल गई। लेकिन उसके बाद रेशमी कहाँ गई? कहीं यामिनी ने रेशमी को... नहीं, चंद्रकला, ऐसा कुछ भी मत सोच। रेशमी बिल्कुल ठीक होगी, मुझे रेशमी को ढूंढना ही होगा। यही सोचते हुए चंद्रकला हड़बड़ाहट में वहां से बाहर निकल गई। हवेली से चंद्रकला के घर के लिए जितने भी रास्ते जाते हैं, चंद्रकला उन सभी रास्तों से होते हुए रेशमी को ढूंढ रही थी। रास्ते में हर दुकानदार से पूछते हुए जा रही थी। रेशमी की जितनी भी सहेलियां थी गांव में,
जिनके घर पर रेशमी जाया करती थी। चंद्रकला उनके घर भी रेशमी को ढूंढ आई थी, लेकिन फिर भी रेशमी का कहीं कोई पता नहीं चला था। चंद्रकला ढूंढ रेशमी को रही थी, लेकिन उसे रेशमी तो नहीं मिली। लेकिन एक रास्ते पर राघव आता हुआ दिखाई दिया। चंद्रकला गुस्से में राघव की तरफ बढ़ने लगी। चंद्रकला राघव के पास जाकर इन सब के बारे में पूछना ही चाहती थी, लेकिन चंद्रकला ने देखा कि उस गली में काफी लोग मौजूद थे। इसीलिए चंद्रकला राघव के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसे एक सकरी गली में ले जाने लगी। अपने साथ होते हुए इस बर्ताव को देखकर राघव एकदम से झल्ला गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसने चंद्रकला के पीछे पीछे चलते हुए कहा, चंद्रकला, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? लेकिन चंद्रकला ने एक ना सुनी और उसे एक दूसरी सुनसान गली में ले जाकर दीवार से टिकाते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया। यहाँ तक तो राघव ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन उसका इस तरह गिरेबान पकड़ना राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने चंद्रकला के हाथों को पकड़कर गुस्से में उन्हें छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, ये क्या तरीका है चंद्रकला? एक रुदाली होकर राघव के गिरेबान में हाथ डालने का परिणाम जानती हो ना? 1 मिनट नहीं लगेंगे यहाँ से गायब करवाने में। चंद्रकला ने राघव की किसी बात पर गौर नहीं किया और उसे चुप करवाते हुए सीधे मुद्दे पर आई। चुप, बिल्कुल चुप। अपनी ये बड़ी बड़ी बातें फेंकना बंद करो और ये बताओ कि रेशमी कहाँ है? इस पर राघव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे क्या पता, कर रही होगी किसी का बिस्तर गर्म। ये सुनते ही चंद्रकला ने एक जोर का चाटा राघव के गाल पर जड़ दिया। चंद्रकला के हाथ से लगा चाटा इतना तेज था कि राघव का सिर भन गया। राघव ने गुस्से में अपने हाथ से चंद्रकला का चेहरा पकड़कर दबोच लिया। चंद्रकला ने खुद को राघव के चंगुल से आजाद कराते हुए कहा, सच सच बताओ राघव, आखिर कहाँ है रेशमी? क्योंकि मुझे पता है कि कल रात को तुमने और रेशमी ने मिलकर टीले वाले बाबा की कुटिया से उस काले साई की बोतल को चुराया है और उसके बाद रेशमी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई थी, लेकिन उसके बाद से रेशमी का कुछ अता पता नहीं है। चंद्रकला को इन सब के बारे में पता है। ये सब सुनकर जहाँ राघव थोड़ा हैरान रह गया था, वहीं इस बात से वो चिंतित भी था कि रेशमी गायब है। उसने बिना किसी तेवर के साधारण आवाज में कहा, मुझे नहीं पता चंद्रकला कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि रेशमी हवेली से बहुत पहले ही निकल गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई मैं नहीं जानता। ये सुनकर चंद्रकला ने दांत पीसते हुए कहा, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी चाची को अच्छे से जानती हूँ। उसका काम निकल जाने के बाद वो सामने वाले को रास्ते से हटा दिया करती है। ये उसकी पुरानी फितरत है। लेकिन राघव, एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर रेशमी को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर चंद्रकला राघव को झटकते हुए वहां से चली गई। चंद्रकला के जाने के बाद राघव के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो अच्छे से जानता था यामिनी ऐसा सच में कर सकती है। उसने मन ही मन कहा, कहीं इस डर से रेशमी किसी को उस बोतल के बारे में बता न दे। चाची ने कहीं रेशमी को सच में अपने रास्ते से हटा तो नहीं दिया है? अगर चाची ने सच में ऐसा किया है तो मैं चाची का ये प्रयोग कभी सफल नहीं होने दूंगा। यही सोचते हुए राघव गुस्से में वहां से हवेली के लिए निकल गया। वहीं सबसे दूर कटीली भी अंगुना की दुनिया में हड़बड़ाते हुए दूर से ही चली आ रही थी। अंगुना, अंगुना, अनर्थ हो गया अंगुना। ये सुन अंगुना और वहां मौजूद जितेंद्र दोनों ही चकित रह गए। अंगुना ने कटीली से पूछा, क्या हुआ कटीली, ऐसा क्या अनर्थ हो गया? कटीली ने पास आकर कहा, अंगुना, उस रेशमी ने मालती का काला साया चोरी कर लिया है। ये सुनकर अंगुना और जितेंद्र दोनों के होश उड़ गए। जितेंद्र का तो एक बार रेशमी के साथ आमना सामना भी हो चुका था, इसीलिए जितेंद्र तो रेशमी के बारे में जानता भी था, लेकिन अंगुना ने आज तक रेशमी का नाम भी नहीं सुना था। ऐसे में जितेंद्र ने तुरंत कटीली से पूछा, क्या रेशमी मालती के काले साई को क्यों चुराएगी? वो तो खुद चंद्रकला के साथ रहती है, उसका कहाँ मानती है और फिर उसका क्या स्वार्थ हो सकता है इसके पीछे? जवाब में कटीली ने कहा, नहीं जितेंद्र,
रेशमी चंद्रकला के साथ नहीं है, लगता है ये कुछ और ही खेल खेलने आई है मायापुर में। अंगुना इन दोनों की बातें सुनकर झल्ला गई। उसने झल्लाते हुए कहा, अरे लेकिन ये रेशमी है कौन? इसके पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। जवाब में जितेंद्र ने कहा, अंगुना, जब चंद्रकला को मायापुर से निकाला गया था तो रेशमी मायापुर की नई रुदाली बनकर आई थी। तब से मायापुर में ही है और यहाँ तक कि काफी शक्तियाँ भी हैं उसके पास। अंगुना बड़े ही ध्यान से जितेंद्र की बातें सुन रही थी। तभी कटीली ने बीच में जितेंद्र की बात को काटते हुए कहा, रेशमी इन सबसे कहीं अधिक है अंगुना। कल रात को वो जो तुम्हें आभास हुआ था वो रेशमी की उपस्थिति में ही हुआ था। ये सुनते ही अंगुना के कान खड़े हो गए। उसने चकित स्वर में कहा, क्या? रेशमी की उपस्थिति में? ऐसा क्या है उस रेशमी में? जवाब देते हुए कटीली ने कहा, अंगुना, रेशमी कोई और नहीं बल्कि उसी कावेरी की बेटी है। कटीली की इस एक बात ने अंगुना के 18 साल पुराने घावों को ताजा कर दिया था। अंगुना ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कटीली, मुझे लगता है वो रेशमी जरूर अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने आई है। इस पर कटीली ने कहा, लेकिन अंगुना, वो बदला लेगी किससे? उसकी माँ के साथ तो अत्याचार पत्थरभुज बाबा ने किए थे और वो बाबा तो खुद लापता रहते हैं। इस पर जितेंद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन कटीली, ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं रेशमी मालती के काले साए से अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहती हो। जितेंद्र की ये बात अंगुना को ठीक लगी। उसने जितेंद्र की बात में हामी भरते हुए कहा, जितेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन ये बात हमारे लिए चिंतित होने की नहीं बल्कि खुश होने की है। अच्छा है कि मालती का साया टीले वाले बाबा की कुटिया से निकल चुका है। अब रेशमी से उस बोतल को हासिल करना ज्यादा आसान होगा। ये सुन जितेंद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अंगुना ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जाओ कटीली, तुम दोनों जाओ और पता लगाओ कि उस रेशमी ने उस बोतल को कहाँ छुपा कर रखा है, और एक बार जो वो बोतल अपने हाथ लग जाए उसके बाद खत्म कर देना उस रेशमी को। अंगुना का आदेश मिलते ही कटीली और जितेंद्र दोनों मायापुर के लिए निकल गए। रात के करीब 9-10 बज चुके थे। मायापुर में चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन चंद्रकला के घर में आज चूल्हा भी नहीं जला था। चंद्रकला और नीति बाहर दरवाजे पर ही आंखें गड़ाए हुए बैठे रेशमी की राह तक रही थी, लेकिन रेशमी की कहीं भी कोई आहट नहीं थी। उदास चंद्रकला को देखकर नीति ने चंद्रकला से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे रेशमी दीदी को घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर मैं उन्हें नहीं जाने देती तो आज रेशमी दीदी हमारे साथ होती। अपने पास बैठी नीति के कंधे पर हाथ रखते हुए चंद्रकला ने कहा, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। और चिंता मत करो बेटा, रेशमी दीदी जल्द ही घर आ जाएंगी। दोनों उसके बाद भी वहीं पर नजरें गड़ाए बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ यामिनी भी अभी तक पत्थरभुज बाबा के यहाँ से हवेली नहीं लौटी थी। राघव आज यामिनी पर बहुत ज्यादा झल्लाया हुआ था। वो हवेली के आंगन में बड़ी ही बेसब्री से यामिनी के आने के इंतजार में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई और यामिनी हवेली में प्रवेश हुई। यामिनी को देखते ही राघव यामिनी की तरफ चलते गया और उसके पास राघव ने कहा, रेशमी कहाँ है चाची? ये सुन यामिनी ने अपने आसपास देखा और हवेली में काम करने वाले 1-2 लोग अभी भी हवेली में मौजूद थे। यामिनी ने कुछ नहीं कहा और राघव का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही यामिनी ने राघव को डांटते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गए हो राघव? एक रुदाली और एक नौकरानी के बारे में सबके सामने इस तरह पूछ रहे हो? इस पर राघव ने कहा, अब तो आ गए ना कमरे में, अब बताइए कहाँ है रेशमी? यामिनी ने अपने कंधों को ढीले छोड़ते हुए कहा, मुझे क्या पता राघव, रेशमी के पीछे पीछे ही तो मैं भी निकल गई थी। लेकिन राघव ने यामिनी की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा, नहीं चाची, रेशमी बार बार यही कह रही थी कि उसे जल्द से जल्द घर जाना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रेशमी यहाँ से निकल कर कहीं और गई हो। लेकिन वो तो घर ही नहीं पहुँची है, तो साफ साफ बताइए क्या किया है आपने रेशमी के साथ? लेकिन यामिनी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने फिर राघव से कहा, राघव, मेरे बात का विश्वास करो, मुझे सच में नहीं पता कि रेशमी कहाँ है।
आखिर में राघव ने यामिनी को धमकी देते हुए कहा, चाची, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर रेशमी को कुछ हो गया ना, आपका ये प्रयोग सिद्ध नहीं होने दूंगा और पूरे गांव में बता दूंगा कि आपने उस काले साए को टीले वाले बाबा की कुटिया से आजाद करवाया है। ये कहकर राघव वहां से गुस्से में चला गया और यामिनी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। क्या रेशमी को गायब करने के पीछे यामिनी का ही हाथ है? और अगर रेशमी नहीं मिली तो क्या सच में राघव यामिनी की सच्चाई गांव वालों के सामने रख देगा? और आखिर किस बच्ची की बलि चढ़ाएगी यामिनी?